स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही है। होमगार्ड्स की रैतिक परेड में शामिल हुए सीएम धामी। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। होमगार्ड्स को सीएम धामी ने संबोधित किया। परेड में महिलाओं ने शानदार प्रस्तुति भी दी। होमगार्ड जवानों को धामी की बड़ी सौगात। होमगार्ड के सीएसटी कैंटीन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने 13 करोड़ की लागत से कैंटीन बनाए जाएंगे। सीएम ने कई और अहम घोषणाएं की है, तो ये जानकारी आपको बता दें। होमगार्ड के सीएसटी कैंटीन का ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। वहीं आपको बता दें, इस परेड में महिलाओं ने बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति दी और तो होमगार्ड्स के रैतिक परेड में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। और आपको बता दें, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। वहीं इस दौरान महिलाओं ने बेहद ही शानदार प्रस्तुति दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धनराज गर्ग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रैतिक परेड कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा इस दौरान? बिल्कुल, देखिए आज जो होमगार्ड से सुरक्षा नागरिक का रैतिक परेड थी और जिसमें कहने का आज स्थापना दिवस था, उसमें रैतिक परेड की गई है। और इस परेड में जिस तरीके से महिलाओं ने अपना प्रदर्शन किया है, उसको देखते हुए कहने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी सराहना की है। क्योंकि देखिएगा कि जो पूरी परेड की गई है उसमें कहने के महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाओं के इस परेड के प्रदर्शन को कहने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। और वही देखिएगा कि कई घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कही हैं, क्योंकि होमगार्ड के लिए सेना के जवान के तर्ज पर सीएसटी कैंटीन बनाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। उसके साथ ही जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको जो अनुदान दिया जाता था, यानी कि जो पैसा उनको रिटायर होने पर दिया जाता है, 50,000 की वृद्धि करने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसके साथ ही 3 वर्ष में जो वर्दी का भत्ता मिलता था उसको प्रत्येक वर्ष देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इस मंच से कहीं ना कहीं होमगार्ड्स को बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जवानों के लिए अहम घोषणाएं की गई है, वाकई में ये जवानों के लिए बेहद ही कारगर साबित होंगे। अगर हम कैंटीन की बात करते हैं तो 13 करोड़ लागत बताई जा रही है इस कैंटीन की। क्या कुछ सुविधाएं होंगी इसमें जवानों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जो जवानों के लिए कैंटीन बनाई जाएगी, इसमें 13 करोड़ लागत से कैंटीन बनेंगी और इसमें कहना कि जो सुविधाएं मिलेंगी, जिस तरीके से आर्मी के जवानों को कैंटीन में सुविधाएं मिलती है, यानी कि जो सामान लेने जाते हैं वो सस्ता मिलता है, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं उनकी कैंटीन बनाई जाएगी और उसमें ये सुविधाएं सभी जो जवानों को मिलती हैं वो सुविधाएं कहना कहीं होमगार्ड को भी मिलेंगी। तो इससे कहना कहीं एक बड़ा लाभ होमगार्ड को मिलेगा, क्योंकि गरीब परिवार से होते हैं और इनको कहीं ना कहीं इस तरीके की सेवाएं मिलना एक अपने आप में बड़ी बात है। यानी कि साफ तौर पर धनराज मान सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना संबोधन दिया, कई सारे घोषणाएं की है, तो जो होमगार्ड्स के जवान है उनके अंदर उनकी सराहना की गई है, कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से होमगार्ड्स को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रत्येक जगह पर कहीं ना कहीं होमगार्ड का जो जवान है उनकी सेवाएं लेते हैं, चाहे हम यातायात में या फिर अनुभवों के जो अतिथि अनुभव आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनकी योगदान ले या फिर अन्य जगहों पर उनका योगदान ले, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं पुलिस के बराबर होमगार्ड की योगदान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सराहनीय है और उसको कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ से सराहा है। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर जवानों के जो हौसले हैं उनको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं ने भी इसमें अपनी भागीदारी निभाई है। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ सीएम ने कई और अहम घोषणाएं की है जवानों के लिए, खासकर होमगार्ड के जो जवान है उनके लिए बात करें तो बेहद ही खास रहा। और मुख्यमंत्री की ओर से ये सौगात दी गई है, जहां उनके लिए कैंटीन की व्यवस्थाएं कराने का ऐलान किया गया है और 13 करोड़ रुपए लागत सीएम ने ऐलान किया है, जिसमें बेहतरीन सुविधाएं दी जाएगी।
और सीएम धामी ने होमगार्ड्स को संबोधित करते हुए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की और होमगार्ड्स के काम की सराहना की। क्या कुछ कहा सीएम ने, चलिए आपको सुनाते हैं। निरीक्षण करने के लिए आ रहा था तो हमारे डीजी होमगार्ड डॉक्टर पीवी के प्रसाद जी मुझे बता रहे थे कि 1 2 3 टोलियां, तीनों ही टोलियां हमारी महिला जवानों की है। निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हमारा होमगार्ड संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था नियंत्रण के रूप में बहुत ही सक्रियता से काम करता है। मैंने स्वयं देखा है कि होमगार्ड के जवान न कभी धूप की चिंता करते हैं, न बरसात से उनके हौसले पस्त होते हैं। वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्परता से काम करते हैं। हमारे होमगार्ड जवान न सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने या यातायात नियंत्रित करने में अपनी सेवाएं देते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त चाहे वो चार धाम यात्रा हो, कुंभ मेला हो, कांवड़ यात्रा हो, या अनेक अवसरों पर हमारे महानुभावों की जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों में और धार्मिक आयोजन में, या अभी उद्घोषक यहां से कह रही थी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो, G20 हो, और जहां भी व्यवस्था बनाने की बात होती है, उन सभी व्यवस्थाओं में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न चुनावों को आयोजित करवाने में भी होमगार्ड्स के जवान नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। साथियों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जिस कारण हमें समय समय पर और हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। ये चुनौती हमारे समक्ष हर वर्ष खड़ी होती है। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़ी है, आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं और आप लोगों का एक ही मंत्र है, जहां कम वहां हम। और सीएम धामी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। सीएम धामी ने अपने पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की है और इस ऐतिहासिक निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इस फैसले के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का आभार और अभिनंदन। और वहीं उत्तराखंड को मिले 4 नए केंद्रीय विद्यालय पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 4 केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड को मिले हैं। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। देश में जिस तरीके से 85 केंद्रीय विद्यालय देने का कैबिनेट ने फैसला किया केंद्रीय, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को भी 4 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी होती है कि हमारे यहाँ एक बार फिर 4 विद्यालय मिलेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य संवरेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी वही स्थान हम दोबारा प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय हमें जो मिल रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री। और ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद 10 दिसंबर को आक्रोश मार्च निकालेगा। ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद के महामंत्री उमा नरेश तिवारी ने बताया कि 10 दिसंबर को रेंजर ग्राउंड में आक्रोश मार्च शुरू होगा, जिसका समापन डीएम कार्यालय तक होगा। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है और इन घटनाओं ने भारतीय हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। हमारा तो
निवेदन है, भीड़ का तो आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह कि जिस तरह का आयोजन है और जो भूमिका है, जो विषय है, उसके लिए तो मेरे को लगता है कि संख्या क्या असंख्य लोग आने चाहिए और आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस 10 दिसंबर 10:30 बजे रेंजर ग्राउंड से ये आक्रोश मार्च प्रारंभ होगा, जो घंटाघर पलटा बाजार होते हुए, छप्पन भोग के आगे से होते हुए और मतलब प्रिंस होटल से होते हुए और पुनः डीएम कार्यालय के पास में इसका विश्राम हो जाएगा। तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है, उसमें जाति, धर्म और संप्रदाय कहीं नहीं आया। पहले भी हमारे धर्मों में, पुराणों में, वेदों में कई बार मानवाधिकारों के हनन हुए तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो ऐसे हम भी भगवान के ही प्राण के रूप में मानव हैं, तो हमारा भी अवतारी माना जाएगा। उस दिन हमें अपना अवतार वास्तव में मानव रूप में हम कितनी सक्रियता अपनी ला सकते हैं। और मानवाधिकार आयोग का जब जब हनन हुआ है तब तक भगवान ने भी अवतार किया है। सब मानवाधिकार के ही अंग हैं। जितना भागवत है, चाहे 18 पुराण है, उपपुराण है, वेद है, उपनिषद है, सब में भगवान के अवतार का मुख्य कारण भी मानवाधिकार आयोग ही है। और मानवाधिकार आयोग का हनन अगर होता है तो हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेश में अभी हमारे नागलिया जी कह रहे थे व्यापार मंडल के, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि उन्होंने व्यापार मंडल को भी 1 बजे तक के लिए सबसे निवेदन किया है आप लोगों के माध्यम से, अब आप इसकी न्यूज को जो है सार्थकता में लगाएं। और किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए नहीं है, सबके लिए है। मानवाधिकार एक बच्चे से लेकर के एक वृद्ध व्यक्ति तक और एक गरीब से लेकर के एक बड़े अमीर तक का समान रूप में मानवाधिकार आयोग होता है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में अधिकारी अपनी ड्यूटी को लेकर कितने मुस्तैद है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। ताजा मामला भगवानपुर विकास खंड का बताया जा रहा है, जहां ब्लॉक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आलम यह है कि कोरोना काल में विधायक निधि से खरीदे गए 10 लाख से अधिक की कीमत के 2 नए ट्रैक्टर कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ब्लॉक अधिकारी इस मामले से पूरी तरह बेखबर बने हुए हैं। ब्लॉक के बीडीओ आलोक गार्गी ने कहा कि ट्रैक्टरों को जल्द काम में लाया जाएगा और उन्हें गांव-गांव में कूड़ा उठाने में लगाया जाएगा। हालांकि पिछले लंबे समय से एक खंडर में खड़े या नए ट्रैक्टर पूरी तरह से कूड़े में तब्दील हो रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर की विधायक निधि से डीआई 4,25,000 और डीआई 745 सोनालिका ट्रैक्टर 6,80,000 की कीमत से खरीदे गए थे, जो आज बदहाल हो चुके हैं। ये हमने इससे पहले कूड़ा निस्तारण और इसके लिए एडीओ पंचायत के पटल पर रखे थे। ग्राम पंचायतों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दिए जा रहे थे जहाँ भी उसको आवश्यकता हो। और आगे देखेंगे अगर इसमें कुछ और रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है तो वहाँ भी इसको डिप्लॉय करेंगे अपने ट्रैक्टर को। कुछ दिन से थोड़ा से चली नहीं है, अभी इसको सिविल से दोबारा से काम में लिया जा रहा है। और अभी जो गांव में कूड़ा वगैरह है और इसको हम सोच रहे हैं कि दूसरे समूह वगैरह के लिए इसको अलॉट कर दें, तो फिर ये रेगुलर यूज में जब आएंगे तो फिर इस तरीके से इनकी मेंटेनेंस भी हो जाएगी फिर, और हमारा इसमें डेली यूज में आते रहेंगे। कौन सी किताबों की बात? अभी इससे पहले कुछ पत्र वो आया था, सूचना के वो आए थे जनसंपर्क विभाग से सरकार की योजना के द्वारा, तो उन्हें हमें पंचायतों को हमें आवंटित करना था। और गढ़वाल सांसद अनिल बलोनी ने सुभाष नगर में भूधसाव प्रभावित मकानों का जायजा लिया। सांसद बलोनी ने प्रभावितों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं कार्यकर्ताओं से भूधसाव प्रभावित बहुगुणा नगर की भी जानकारी ली। इस दौरान पीड़ितों ने कहा कि सभी लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य जगहों पर किराए में रहने को मजबूर है और प्रभावित सरकार से मुआवजा के लिए अनुरोध कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान विधायक अनिल नौटियाल, भोपाल जाम टमटा, जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हरीश चमोली, नगर अध्यक्ष सुभाष चमोली आदि मौजूद रहे। और गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अनिल बलोनी ने देवाल विकासखंड के सवाड़ गांव पहुंचकर 17वें अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया। सांसद बलोनी ने सैन्य स्मृति स्थल पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद दीप प्रज्वलित कर अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया। वहीं अमर शहीद मेले के अध्यक्ष आलम सिंह बिष्ट ने गढ़वाल सांसद का स्वागत करते हुए
अमर शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित करने के साथ ही सवाड़ गांव को गोद में लेने और सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के संचालन की मांग करते हुए मांग पत्र सांसद बलूनी को सौंपा। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने संबोधन में कहा कि सवाड़ वीरों की भूमि है और यहाँ के वीर सैनिकों ने जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना पराक्रम दिखाया है वो सराहनीय है। सांसद बलूनी ने सवाड़ की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि सवाड़ की समस्या अब अनिल बलूनी की समस्या है। उन्होंने कहा कि सवाड़ में जल्द से जल्द केंद्रीय विद्यालय का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही सवाड़ में संग्रहालय के विस्तार के लिए सांसद बलूनी ने 10 लाख रुपए की घोषणा की है। वहीं थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने मेले के आयोजन के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। मेला है, आज 17 साल से इस मेले को चला रहे हैं और केवल अपने संसाधन से ही इस मेले को चलाते हैं। कभी कभार विधायक लोग दे देते हैं, 1-8 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन इस मेले का जो खर्चा आता है करीब 7-8 लाख की फिर आता है। लेकिन हम गांव वाले अपने संसाधन से ही ये खर्चा को जोड़ते हैं और इसी खर्चे में काम करते हैं। और इस गाँव वालों ने इस गाँव का जो श्रेणी इतिहास है कि प्रथम विश्व युद्ध में इस गाँव के 22 आदमी थे, द्वितीय विश्व युद्ध में इस गांव के 38 आदमी थे और पेशावर कांड में इस गांव के 14 आदमी थे। और आज ये कहते हैं कि आजाद हिंद फौज में जो स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं उसमें इस गांव के 18 आदमी हैं और बांग्लादेश में इस गांव के 28 थे जिसमें से एक शहीद हुए और ब्लू स्टार में 26 थे जिसमें से एक शहीद हुए और कारगिल में इस गांव के रह गए। इस गांव की बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी इस गांव के 128 सेनारत में सैनिक हैं और इस गांव का एक इतिहास है और अपने आप में ये गांव एक वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। और कोटद्वार में चल रहे सिद्धबली महोत्सव के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची सिद्धबली मंदिर वार्षिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया और भगवान की पूजा आरती की और यज्ञ हवन में भी शामिल हुए। इस दौरान रितु खंडूरी ने कहा, सिद्धबली महोत्सव से पूरे कोटद्वार का माहौल भक्तिमय हो चुका है। सिद्धबली बाबा के मंदिर में पहुंची हूँ और कल से यहाँ अनुष्ठान जारी है और कल तक रहेंगे। पूरा कोटद्वार जो है इस समय बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्रभुमय हो रखा है और बाबा की कृपा हम सब पर है। आज मैं यहाँ पूजा अर्चना में पहुंची हूँ, बहुत ही आनंद आता है। बाबा के चरणों में बैठ के वैसे ही बहुत आनंद आता है और खासकर आज इन 3 दिनों में कोटद्वार का माहौल ही अलग रहता है। चारों तरफ सुंदरता दिखती है, अच्छा लगता है देखकर कि पूरा जनमानस बाबा से जुड़ जाता है। और खबर विकास नगर से, जहां ड्रग डिपार्टमेंट और एंटी नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई। बता दें कि एंटी नारकोटिक्स टीम ने ग्रीन हार्बल फूड फैक्ट्री पर छापा मारा है। छापामार टीम ने देर शाम कार्रवाई में भारी मात्रा में दवाएं और उपकरण बरामद किए। वहीं इस मामले में फैक्ट्री मालिक सहित 2 अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि ड्रग डिपार्टमेंट को फैक्ट्री में लंबे समय से बिना लाइसेंस दवाएं बनाए जाने की शिकायत मिल रही थी। और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश भर में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में बारिश नहीं होने के कारण तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है और देहरादून स्थित मौसम विभाग विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थापलियाल का कहना है कि 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिससे प्रदेश भर में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार है। और इसके बाद अगले 3 से 4 दिन में तापमान में 2-4 डिग्री की कमी आने से ठंड बढ़ेगी। तो मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है। 8 और 9 दिसंबर को बारिश की संभावना जताई है। वहीं बारिश के बाद 2-4 डिग्री कमी आने की भी संभावना बताई है। तो कड़ाके की सर्दी ने अब प्रदेश में दस्तक दे दी है।
बढ़ते हैं आगे खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग की ओर से बारिश के साथ ही ठंड बढ़ने की चेतावनी दिए जाने पर सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधा जुटाने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को रजाई कंबल बांटने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर अलाव का भी इंतजाम किए जाने को कहा है। देहरादून में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर दून पुलिस की सख्ती जारी है। बता दें कि एसएसपी देहरादून द्वारा जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पिछले 2 दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 407 युवाओं के खिलाफ चालान की कार्रवाई की साथ ही एसएसपी इन सभी युवाओं से बात कर उनकी काउंसिल भी की और नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव को लेकर देहरादून के चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक के दौरान चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित होकर चुनाव मैदान में उतरने को भी कहा गया। वहीं प्रकाश जोशी ने कहा कि अगर नगर पालिका मसूरी में 13 वार्ड है और कांग्रेस पार्टी इन 13 वार्डों में 13 सशक्त कमेटी का गठन भी करेगा। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।